नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्जाम IBPS PO, IBPS RRB PO और IBPS RRB क्लर्क क्लियर किया हुआ है और अभी मैं बैंकिंग में ही हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक इंटरव्यू की सीरीज चला रखी है जिसमें लगातार मैं इंटरव्यू से जुड़े वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पूरा का पूरा टॉपिक डाला था 140 टॉपिक्स RRB के लिए। उसी टॉपिक्स में से एक पार्ट मैंने करा दिया है 10 टॉपिक्स, और आज फिर 11 टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आ सकते हैं। तो ये आज 11वां टॉपिक हम देखेंगे। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। और आज की खासियत ये है कि ये जो टॉपिक्स है ये दोनों लैंग्वेज में होंगे, मतलब बोथ हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। और दूसरे वीडियो से कैसे अलग है, तो PPT मैं दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी PPT हमें प्रोवाइड करवा देंगे। और यहाँ भी PPT के थ्रू मतलब आप डायरेक्टली एक्सप्लेन देख सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर चाहे तो याद करके भी जा सकते हैं ताकि इंटरव्यू में आपको मदद मिलेगी। बाकी वीडियोज़ में लोग बताते हैं कि कैसे आपको बोलना है, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी बोलना कैसे है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला जो क्वेश्चन है, रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में बैंकिंग का रोल क्या होता है? जाहिर सा बात है कि जो बैंक्स होते हैं वो लोन देते हैं। लोन किस लिए, मतलब फाइनेंस करते हैं। फाइनेंस से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कोई बिजनेस होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, जिससे कि चीज़ें बिकेंगी, लोगों के पास पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिक जो GDP है ग्रोथ करेगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट रोल रहता है इकोनॉमी में बैंकिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? जब प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कस्टमर से किसी और सिक्योरिटी की मांग की जाती है तो उसे कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। यहाँ पे पूरा मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है, इसीलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो की खासियत ये है कि हिंदी और साथ साथ इंग्लिश दोनों में चलेगा। जिसको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो अपना देख सकता है, समझ में ना आया तो कोलेटरल सिक्योरिटी समझ में आ गया कि प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जब ग्राहक से किसी एक और सिक्योरिटी की मांग करती है बैंक, तो उसे कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये वो पहले वाले क्वेश्चन का ये इंग्लिश वर्जन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इंग्लिश में सिर्फ आप देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि PPT जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैडो बैंकिंग क्या होता है? जैसे कि NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, अगर कार लोन दे दे एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो शैडो बैंकिंग कहा जाएगा। मतलब जिसका काम नहीं है अगर वो करता है तो उसे शैडो बैंकिंग कहते हैं। इंग्लिश में सेम वही, इंग्लिश में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग खुद देख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। शैडो बैंकिंग उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि जो NBFC जिनका काम नहीं है लोन देना लोगों को, वो दे दे अगर, तो उसे शैडो बैंकिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेज वर्सेस हाइपोथिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में बार बार फंसाया जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे वीडियोज़ में भी आप देख चुके होंगे कि कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। प्लेज में किसी वस्तु का ऑनरशिप और पोजीशन जो है वो दोनों बैंक के पास रहता है। लाइक गोल्ड लोन, आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो आपको पैसे तो दे दिए जाते हैं, लेकिन गोल्ड बैंक के पास रख लिया गया और उसका ऑनरशिप भी बैंक के पास आएगी। कल को आप पैसा ना चुकाए तो वो गोल्ड बेच के अपना पैसा ले ले बैंक। और हाइपोथिकेशन क्या होता है, वस्तु का ऑनरशिप बैंक के पास रहता है और पोजीशन जो है वो पर्सन के पास रहता है, लाइक कार लोन। तो इससे बेस्ट हम, मतलब हो सकता है कि कोई और समझा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और कोई समझा पाएगा। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में प्लेज वर्सेस हाइपोथिकेशन का मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि ऑनरशिप और पोजीशन जो है वो दोनों बैंक के पास रहता है प्लेज, और हाइपोथिकेशन में ऑनरशिप बैंक के पास और पोजीशन पर्सन के पास। इसी चीज़ को इंग्लिश में आगे आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले अपना देखते चले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट अकाउंट क्या कहते हैं? करंट अकाउंट का उपयोग दो देशों के बीच गुड्स एंड सर्विस के आने जाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से चीज़ें भेजी जाती हैं, वहाँ से मंगाई जाती हैं, वो सब चीज़ें। FDI से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उससे मिला जो इनकम होता है, ठीक है, वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। विदेशों से प्राप्त उपहार, मतलब कोई यहाँ का काम करने वाला है वहाँ से अपने फैमिली को कोई गिफ्ट वगैरह या जो सैलरी भेजता है, तो ये सारे के सारे करंट अकाउंट में आते हैं। तो करंट अकाउंट सीधा सा नॉर्मल सा है कि किसी भी दो देशों के बीच उसी ईयर के लिए, स्पेसिफिक ईयर के लिए, जैसे 2023-24 चल रहा है तो इस 2023-24 के लिए ये करंट अकाउंट माना जाएगा। सिर्फ 1 साल के लिए होता है, मतलब हर 1 साल चेंज होता रहता है। चलिए सेम चीज़ इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसको इंग्लिश में पसंद हो अपना इंग्लिश में देखते चले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है छोटा सा चीज़, मतलब है तो वैसे बैंक से जुड़ा हुआ, लेकिन कभी कभार पूछ देते हैं क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे IPO कहते हैं। इसके जरिए कंपनी जो है फंड इकट्ठा करने का काम करती है। जैसे कंपनी के पास पैसे तो होंगे नहीं शुरुआत में, तो वो अपने क्रेडिट के बलबूते
शेयर मार्केट में जाके और पब्लिक को अपना शेयर ऑफर करती है, तो इसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश में देखना हो इंग्लिश में देख लें और जिसको हिंदी में देखना हो हिंदी में देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी दोनों, जैसे प्लेज वर्सेस हाइपोथेकेशन था वैसे ये क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी वर्सेस बैंकरप्सी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया लोन चुकाने में असमर्थ हो या ना चुका पाए, और बैंकरप्सी उसी को एक मतलब आप कह सकते हैं लीगली नाम दे दिया गया कि जब चुकाने में असमर्थ तो हो और कोर्ट उसको डिक्लेयर भी कर दे। मतलब इस केस में अभी तक कोर्ट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया था, वो खुद में असमर्थ था, और यहाँ पे कोर्ट ने पूरी तरीके से जज करने के बाद उसको डिक्लेयर घोषित कर दिया कि वो दिवालिया हो चुका है, तो उसे बैंकरप्सी कहते हैं। मतलब अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तो ये इंसॉल्वेंसी वर्सेस बैंकरप्सी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? किसी निश्चित पीरियड में, निश्चित पीरियड इन द सेंस कि 2023-24 में, ठीक है, किसी देश का, जैसे इंडिया का बाकी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ मौद्रिक लेन देन क्या रहा, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मतलब ये बताता है कि हम घाटे में चल रहे हैं या प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, सरप्लस और डिफिसिट बोला जाता है, तो ये बताता है कि हम किस कंडीशन में भी चल रहे हैं, मतलब हमारा बाकी दुनिया से लेन देन कैसा रहा। चलिए इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ देख लीजिए, जिसको इंग्लिश देखना हो इंग्लिश में भी है। मैंने पहले बोला था कि सारे पीपीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। बैंकर्स लायन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, लेकिन जानबूझ के कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि बैंकर्स लायन है क्या। यह एक, मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपसे लोन ले रखा है और वो पैसा ना जमा कर रहा हो, लेकिन उसके किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हो, सीआर में पैसा पड़ा हो, तो आप वो रिटर्न कर सकते हैं वहाँ से डेबिट ड्राफ्ट के मुकाबले। ये बैंक को अधिकार दिया गया है, इसी को बोलते हैं बैंकर्स लायन। क्योंकि पूछा जाएगा कि जब आपका लोन हो चुका, लोन जो है एनपीए हो रहा है, तो आप उसको कैसे निकाल लेंगे जबकि आपको पता है कि उसका, उस पर्सन का वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। तो बैंकर्स लायन ये अधिकार होता है बैंक कर्मचारियों का कि क्रेडिट बैलेंस रिटर्न कर सकते हैं डेबिट ड्राफ्ट के मुकाबले। ठीक है, सेम चीज़ इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोविज़न और राइट ऑफ दोनों एक साथ हम लेके आपको बताएंगे। प्रोविज़न क्या होता है? जब बैंक को यह लगे कि उसका लोन एनपीए होने वाला है, तो अपने प्रॉफिट लॉस में से कुछ अमाउंट जो है वो निकाल कर रख देता है, ताकि जो लॉस है वो कुछ हद तक कम हो जाए। मतलब मान लीजिए कोई उसका अकाउंट एनपीए हो रहा है, तो अपने प्रॉफिट लॉस में से उसमें कुछ अमाउंट दे देता है ताकि लॉस कम हो सके। अब इसी के बाद मैं राइट ऑफ समझाऊंगा, तो चलिए इसका इंग्लिश देख लीजिए प्रोविज़न का। अब आते हैं प्रोविज़न के बाद राइट ऑफ पे। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है कि राइट ऑफ और प्रोविज़न दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि प्रोविज़न पूछा जाएगा तो राइट ऑफ जरूर पूछा जाएगा। ये एक अकाउंटिंग एक्शन है जो कि एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। जैसे मान लो एक अकाउंट 1000 करोड़ का है जो एनपीए हो गया, तो इसमें प्रोविज़न अब याद करिए, प्रोविज़न हमने जो अपने प्रॉफिट लॉस में से निकाल कर रख दिया था, मान लीजिए 250 करोड़ निकाल कर रख दिया, तो ये टोटल जो अब एसेट्स है वो 750 करोड़ का हो जाएगा। अब वो 250 करोड़ कहाँ से आएगा इस एसेट्स में? तो वो 250 करोड़ जो है वो हम राइट ऑफ के थ्रू डाल देंगे, वही प्रोविज़न वाला अमाउंट राइट ऑफ के थ्रू हम डाल देते हैं, और ये 750 करोड़ उस आदमी या कंपनी से लिया जाएगा जिसका ये एनपीए हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा राइट ऑफ और प्रोविज़न अपने प्रॉफिट लॉस में से उस अमाउंट को निकाल कर रख देना, और राइट ऑफ मतलब उसी अमाउंट को उस अकाउंट में डाल देना, तो वो राइट ऑफ कहलाता है। इसी का ये इंग्लिश वर्जन, जिसको समझना हो तो बहुत इजीली मैंने ये आपको 11 टॉपिक समझा दिए, और इसी तरीके से पूरा आप निश्चिंत रहिए, आपके इंटरव्यू के पहले वो सारे 140 टॉपिक्स में कंप्लीट करूँगा और डेली वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, तब तक के लिए चलिए देखते रहिए, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।